नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं मैंने एक दिन मतलब परसों का जो मेरा वीडियो गया था उसमें मैंने आपके लिए 30 प्रश्न मनोविज्ञान का करवाया था। उसमें 2-3 प्रश्न ऐसे आए जो बुद्धि से रिलेटेड थे और मुझे लगा कि आप लोगों को मैंने बुद्धि नहीं पढ़ाई है तो मैंने आपको बुद्धि दे दिया। अर्थात आपको मैंने बुद्धि पढ़ाया। कल का जो वीडियो गया उसमें मैंने बुद्धि को बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि वहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप सुपर टेट का एग्जाम दें, चाहे आप रीट की परीक्षा दें, चाहे यूपी टेट की परीक्षा दें, चाहे किसी भी मतलब कि एग्जाम दें टीचर से रिलेटेड, वहां से बुद्धि का एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने आपने बुद्धि को बेहतर तरीके से पढ़ा सीखा और मुझे लगता है कि आप लोग इसके जरूर उत्सुक होंगे कि आप कुछ प्रश्न हमें दे दीजिए कि बुद्धि से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और जायज सी बात है कि यह वीडियो आपको मैं लाइव नहीं दे पा रहा हूं, यह वीडियो पब्लिक की जा रही है, तो आप सभी लोग जो है कोशिश करिएगा कि वीडियो जो है आप पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि आप जो है बिल्कुल इत्मीनान से निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बुद्धि का सिद्धांत आपने पढ़ा, वहां पर आपका जो रिस्पॉन्स रहा अच्छा रहा, आप लोग कमेंट में अच्छा लिखिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्धि की परिभाषा से है, कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था। मैंने कल 5 वैज्ञानिकों का नाम बताया था, उसमें मैंने बताया था कि बुद्धि की परिभाषा 5 वैज्ञानिकों के माध्यम से मैंने बताया था। उसमें यहां पे एक परिभाषा यह था कि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि होती है। यह कहा किसने था? क्या टर्मन साहब ने कहा था, या अल्फ्रेड बिने साहब ने कहा था, या वुडवर्थ साहब ने कहा था, या वुडरो साहब ने कहा था? आप लोग पिछले वीडियो को देखिएगा, उत्तर जरूर आप लोग दे पाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे पा रहे होंगे अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सही किया है, वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ महोदय जो है उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है कार्य करने की योग्यता होती है। अगर आपसे यही कहा जाए कि ज्ञान अर्जन की क्षमता ही बुद्धि होती है तो वो कहा था वुडरो साहब ने। ज्ञान अर्जन की क्षमता ही बुद्धि होती है, वुडरो साहब ने कहा था, और कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि होती है, वो वुडवर्थ साहब ने कहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बुद्धि के प्रकार पे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं, मैंने जब बुद्धि पढ़ा रहा था मैं तो वहां पर बताया कि बुद्धि को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। बुद्धि के तो प्रकार 3 ही होते हैं, लेकिन 2 वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार विभाजित किया था। एक थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार बताया था और गैरिट साहब ने 3 प्रकार बताया था। जो थॉर्नडाइक साहब ने 3 प्रकार बताया था उसमें उन्होंने बताया कि यांत्रिक बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है और अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, एक थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था। मूर्त बुद्धि जो है थॉर्नडाइक साहब ने नहीं बताया था। मूर्त बुद्धि किसने बताया था? गैरिट साहब ने बताया था। लेकिन अगर मूर्त बुद्धि को बताएं तो मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। बस बेसिक सा डिफरेंस ये था कि थॉर्नडाइक महोदय ने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कह दिया था और गैरिट महोदय ने यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि के रूप में परिभाषित किया था। बस अंतर यही था और निश्चित रूप से मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का जो है मूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार प्रकार नहीं है। गैरिट साहब ने इसे कहा था यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि को कहते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। एक वास्तुकार में किस प्रकार की बुद्धि होती है? मैंने इसे बहुत ही आपके सामने कैच करके पढ़ाया कि भाई इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। एक वास्तुकार में किस प्रकार की बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है, या सामाजिक बुद्धि होती है, या अमूर्त बुद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? मित्रों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए जो बुद्धि होती है वह पूर्णतः अमूर्त बुद्धि, अमूर्त ही होती है। बुद्धि जो है अमूर्त होती है, अर्थात हम बुद्धि को नहीं देख सकते हैं। मैंने बताया कि बुद्धि की विशेषताओं मैंने बताया, बुद्धि जो है अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, तो बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। लेकिन यहां पे कहा गया एक वास्तुकार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो वास्तुकार में मित्रों मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कैसी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि। क्यों? क्योंकि जब एक वास्तुकार है घर बनाएगा तो अपने दिमाग में घर बना के चला नहीं जाएगा, उसे जो है मूर्त रूप देना है आपके घर का। आप कोई कारीगर आपके घर काम करने के लिए आए, उसे आप कह दीजिए भैया एक हवेली बना दो मेरे लिए, आप उसे पैसा वैसा दे दो और आए बैठ करके बढ़िया से आंख मूंद करके अपने दिमाग में हवेली बना के चला जाए, तो आपको क्या लगेगा? उसने हवेली बनाया? नहीं बनाया। तो वह अमूर्त रूप से हवेली अपने दिमाग में बना दिया, इमेजिनेशन कर लिया। एक बच्ची ने पूछा कि भैया इमेजिनेशन क्या अमूर्त बुद्धि होगी? जी निश्चित रूप से जो आप कल्पना करते हैं वो अमूर्त बुद्धि का ही होता है।
दार्शनिक होते हैं, अमूर्त बुद्धि होते हैं, ठीक उसी तरीके से मूर्त रूप का मतलब आपके आंखों के सामने दिखाई देना है। तो वास्तुकार जो होता है उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है, इंजीनियर जो होता है उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है, कारीगर जो होता है उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बुद्धि कैसी होती है। मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया, बुद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, या मूर्त और अमूर्त दोनों होती है, या नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए बुद्धि कैसी होती है। अभी मैंने बताया बुद्धि जो है अमूर्त होती है। ठीक है, बुद्धि अमूर्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया। मित्रों मैंने बहुत ही आपको जोर दे करके बताया था, बुद्धि के जो 3 4 5 मैंने सिद्धांत बताए थे उसे आप रट डालिए। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया था बताइए। स्पीयरमैन ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, बिने ने दिया था, लुईस थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था बुद्धि का मित्रों एक खंडीय सिद्धांत? अगर आप पढ़े होंगे तो आप निश्चित रूप से सही लगा दे रहे होंगे कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत दिया था। बुद्धि के एक खंडीय सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि एक ही होती है। निश्चित रूप से दो बच्चों में बुद्धि एक कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल निरंकुश तरीके से आप बता रहे हैं कि एक तरीके से मतलब कि पूरी के पूरे मनोविज्ञान को खत्म कर दे रहे हैं। तो बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया, बिने साहब ने दिया। बुद्धि का द्विखंडी सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन साहब ने कहा। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि का द्विखंडी सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था, तो यहां पे मैंने लिखा है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था। तो मित्रों बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत जो है गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत होता है उसे गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और त्रिखंड सिद्धांत अगर पूछा जाए तो वह जो है स्पीयरमैन ने ही दिया था। समझ में आया ना, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने। आप मतलब कि पूरे के पूरे चैप्टर को इत्मीनान से पढ़िएगा, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर इसका तो प्रश्न नंबर 6 हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 ये है कि सर्वप्रथम मानसिक आधार पर बुद्धिमापन किसने किया था। आप लोग आईक्यू लेवल वाला परिभाषा जो पढ़ते हैं, आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा रटा होगा। मैं जब प्रश्न उत्तर करा रहा था, मतलब कि 30 क्वेश्चन मैंने दिया, वहाँ पे इसके मैंने उल्टा लिख दिया था, मानसिक आयु नीचे लिख दिया था, वास्तविक आयु ऊपर लिख दिया, तो बच्चे हमारे ऊपर चढ़ गए। ठीक है, तो भाई गलती सबसे हो सकती है। अगर गलती होती तो आप उसे बताओ, मैं निश्चित रूप से गलती सुधारने का प्रयास करूंगा। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, वास्तव में मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा होता हूं। बोलने के फ्लो में गलती से कोई गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से काश किंतु परंतु कुछ रहने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब आपको पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए गलती होती है तो बताइए, ऐसी जरूरी नहीं है ना। तो सर्वप्रथम मानसिक आधार पर बुद्धि का मापन किसने किया था, तो सर्वप्रथम मानसिक आधार पर मित्रों क्या बिने साहब ने किया था, क्या लेवेस्टर महोदय ने किया था, क्या कैटल महोदय ने किया था, क्या नोटा महोदय कह रहे हैं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नोटा महोदय ने। चलिए बताइए सर्वप्रथम मानसिक आधार पर बुद्धि का मापन किसने किया था। तो मित्रों सर्वप्रथम मानसिक आधार पर बुद्धि का मापन किसने किया था, तो बिने साहब ने किया था। आप सभी लोग जानते हैं 1905 से 11 के काल को बिने का काल कहा जाता है। बिने के काल में ही मानसिक आधार पर बुद्धि का मापन शुरू हुआ। इससे पहले किस पे होता था, इससे पहले जो है शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था। और शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन करने वाला सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो लेवेस्टर महोदय थे। शरीर के आधार पर 1905 से पहले होता था। 1905 से 11 बिने के काल में मानसिक आधार पर हुआ, और 1911 के बाद बुद्धि लब्धि मापी जाने लगी। बुद्धि लब्धि मापी जाने लगी, अर्थात मानसिक आयु और वास्तविक आयु वाला फार्मूला आने लगा 1911 के बाद। ठीक है, चलिए इसी बिने साहब का जो सिद्धांत रहा, उसी सिद्धांत में 3 बार संशोधन किए गए थे। कब कब किया गया था, 8 में, 1908 में, 1911 में, 1916 में, 1900 आप इसे पढ़िएगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। स्टर्न के अनुसार आईक्यू का सूत्र क्या है। स्टर्न के अनुसार मित्रों जब 1911 में द्वितीय संशोधन होता है, 1911 में, तो द्वितीय संशोधन में स्टर्न ने जो है आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था। वह सूत्र यह है कि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसमें उन्होंने 100 से गुणा नहीं किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय संशोधन जो 1911 में स्टर्न महोदय ने किया, उसमें आईक्यू का जो उदाहरण मतलब कि सूत्र दिया, उसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया, गुणा 100 नहीं किया था। लेकिन जब 1916 में तृतीय संशोधन टर्मैन के महोदय ने दिया, टर्मैन साहब ने सूत्र दिया, तो उसमें 100 से गुणा कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1916 में टर्मैन महोदय ने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर दिया। यह बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, और आज के डेट में हम बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मैन साहब का ही प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की।
प्रश्न नंबर 9 ए है कि तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही ज्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके भी टीईटी के एग्जाम में आ सकता है, आपके सीटेट एग्जाम में आ सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, कहीं भी आपके सामने यह क्वेश्चन दिख सकता है। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है मित्रों? क्या स्पीयरमैन है, क्या कैटल व हार्न है, क्या बिने साहब हैं, क्या फिलिप बर्नन है? बताइए, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? मैंने बहुत ही जोर देकर के पढ़ाया ये सभी चीजें। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक जो है कैटल व हार्न महोदय हैं। किसने हैं? कौन है? कैटल व हार्न महोदय। स्पीयरमैन की बात की जाए तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया। बिने साहब की बात की जाए तो बुद्धि मापन का सर्वप्रथम सफल प्रयोग इन्होंने किया। बिने साहब ने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत दिया। वही बात करें फिलिप बर्नन की, तो फिलिप बर्नन ने क्या दिया था आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं, फिलिप बर्नन ने क्या दिया था, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 लिखा गया है इसमें, बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत को क्या कहते हैं? बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत को क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुद्धि का जो बहुकारकीय सिद्धांत होता है यह किसने दिया था, तो आप सभी लोग जानते हैं थार्नडाइक महोदय ने। किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने। ठीक है, तो मनोविज्ञान पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं थार्नडाइक, तो ध्यान रखिएगा बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया था। उन्होंने बताया बुद्धि में 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक, 10 कारक, 5 कारक, 7 कारक नहीं होते हैं। उन्होंने कहा बुद्धि में असंख्य कारक हो सकते हैं और असंख्य कारक के वजह से इस बहुकारकीय सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि बालू में जो कण होते हैं हम उसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, बालू में क्या कण कितने होते हैं? आपको कहे एक टाली बालू लाइए, उसमें कण गिन लीजिए, किसी की औकात है कि एक टाली बालू गिन ले? तो इस वजह से जब बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं, इसी को आधार बना करके थार्नडाइक के बहुकारकीय सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कह दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 में मैंने लिखा है सीमेंट का सिद्धांत। सीमेंट का सिद्धांत उद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है, केवल मैंने इसी वजह से लिखा क्योंकि बालू का सिद्धांत है, सीमेंट का सिद्धांत है, हो सकता है ईंट का सिद्धांत आप बता दें। तो बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने दिया था। इस वजह से उन्होंने बताया कि बुद्धि में असंख्य कारक हो सकते हैं, इस वजह से उसे बालू का सिद्धांत कहते हैं, इस वजह से उसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से मैं आशा करता हूं बुद्धि के जो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इन 10 में से अगर आपने 6 क्वेश्चन सही किया है, निश्चित रूप से आप बेहतर कर रहे हैं। अगर 6 से नीचे आपने सही किया है, निश्चित रूप से आप बहुत पीछे जा रहे हैं। आप निशांत ज्ञान की वीडियोज को इत्मीनान से नहीं देख रहे हैं। ईमानदारी दिखाइए, प्रतिबद्धता दिखाइए, और सबसे बड़ी जो चीज होती है, हम पर विश्वास करिए कि हम आपके लिए अलग करने की सोच बना करके आए हैं, तो आपके लिए मैं कुछ अलग करके ही रहूंगा। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का भरसक प्रयास हमारी तरफ से जारी है, और लगातार आपके मंजिल तक पहुंचने तक निशांत ज्ञान की तरफ से, इस नितिन उपाध्याय की तरफ से हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, इसी बातों के साथ मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर रही तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो ना मायूस, मायूस आपको कभी नहीं होना है। सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। कोई आपसे पहले नौकरी पाता है उससे कोई मतलब नहीं है। हम 10 साल की नौकरी में बहुत कुछ बदल सकते हैं, केवल आपके पास दिमाग होना चाहिए। आपको बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा जीवन पर्यंत करना है। यही पूरा जीवन है, आशावादी जीवन है। पॉजिटिविटी के साथ निशांत ज्ञान आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।